हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बिपुल और स्वागत करता हूं एक नया ताज़ा तरीन वीडियो में। जैसा कि हम लोग ने बात करा था सीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25, 26, 27, 28 के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग ने बोला था जैसे AAO NS असिस्टेंट वगैरह डबल जाओ के पोस्ट पे जो मतलब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो उसका जो डोमेन सब्जेक्ट है उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी। तो जैसे प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उस RTI का वीडियो था, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में भी हम लोग करीब 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो करीब 150 क्वेश्चन आप लोग का RTI का क्लियर हो जाएगा MCQ, जो कि ये जो क्वेश्चन है ये स्वामी के बुक से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग से कुछ सवाल है, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल यही है, जो अगला वीडियो आप किस चीज़ पे चाह रहे हैं। RTI का पूरा सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक वीडियो और आएगा RTI पे, तो करीब 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे RTI का। तो फिर आपका RTI का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आपका पहला सवाल यही है, जो अगला वीडियो आप लोग किस चीज़ पे चाह रहे हो, किस रूल पे चाह रहे हो। जैसे आपको चाहिए DA पे चाहिए, पे स्केल पे चाहिए, ज्वाइनिंग टाइम पे चाहिए, या जनरल फाइनेंस GFR पे चाहिए, या पेंशन रूल पे चाहिए, या CCA रूल पे चाहिए। कंडक्ट रूल पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। उसके चाइल्ड केयर रूल जो है, अलाउंस वगैरह का जो रूल है वो उस पर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। या अगर आपको नेशनल पेमेंट सिस्टम पे चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जैसे मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर पे वीडियो चाहिए, MCQ, वो हम लोग लाएंगे। आप बस कमेंट कीजिए, ज़रूर हम उस पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे और आप लोग को एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो बिना कुछ देर के हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं, बिना कुछ देर के हुए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस शैल द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन नॉट बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। अब पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे पूछ यही रहा है आपसे। देखिए एक मैं बता दूँ, यहाँ पे सबसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अगर आप समझ रहे हैं, देखिए किन परिस्थिति में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे पूछ रहा है किन परिस्थिति में जो मुख्य सूचना आयुक्त मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो कदाचार मतलब मिसबिहेवियर का दोषी नहीं माना जाता है। मतलब कदाचार का मिसबिहेवियर का डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब कदाचार मिसबिहेवियर का दोषी नहीं माना जाता है। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है। अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में भी हम लोग PDF रखे हुए हैं। किन परिस्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त को कदाचार मिसबिहेवियर का दोषी नहीं माना जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो हम लोग इंग्लिश पे ही बेसिक क्लियर करेंगे। अगर आप चाहोगे तो हिंदी का मैं टोटल PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो, लेकिन अभी तो मैंने इंग्लिश पे ही हम लोग करेंगे और इंग्लिश पे ही सारा क्वेश्चन करने का काम करेंगे। तो इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए ए जो है, ए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, ए नंबर जो है, habitual neglect in respect of duty for which he is engaged or begin impartial in the discharge of duty। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, receive emoluments as a member of an incorporate company, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद देखिए सी नंबर क्या पूछ रहा है, पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ एन इनकॉर्पोरेट कंपनी। इनकॉर्पोरेट जो कंपनी होती है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, देखिए इसमें यही बोला जा रहा है आपको। देखिए बेसिकली जो अपने कर्तव्य में लापरवाही या पक्षपात करना, ये पहला ऑप्शन यही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी नंबर, किसी कंपनी से वेतन लेना, ये हो गया। सी नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी कंपनी के मुनाफे में हिस्सा लेना, ये सी नंबर हो गया। पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना होता है, ठीक है। पार्टिसिपेट किया और हिस्सा ले लिया उससे। डी क्या पूछ रहा है आपसे, भारत सरकार के साथ कोई अनुबंध या समझौते में रुचि रखना, क्या बोला, इंटरेस्टेड एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड और एन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा 51 का, वो क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 51 का जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फिर से बात करेंगे। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है, ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट, क्या बोल रहा है आपसे, जो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है आपसे, देखिए 52 का, राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, राज्य सूचना आयुक्त, उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10 नंबर, 10 से ज़्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद देखिए
ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 5 इन नंबर, 5 से ज़्यादा नहीं। देखिए उसके बाद चीफ मिनिस्टर एंड 10 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ डी नंबर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग और 15 इन नंबर। देखिए आप बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑप्शन जो, देखिए अधिकतम 10 से नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, या अधिकतम 5, या मुख्यमंत्री और विधायक 10, या अधिकतम 15, यही बोला जा रहा है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा, राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कितने सदस्य हो सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अधिकतम 10 ही हो सकते हैं। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग इन 10 नंबर यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके 53वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए हु विल अपॉइंट स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर, यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए 53 का, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हिंदी वालों के लिए, और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बेसिकली यही पूछ रहा है, जो कि चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, इसको बेसिकली यही पूछा जा रहा है 53वां का। तो देखिए एक प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, या गवर्नर कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, ये जो अपॉइंट करेंगे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनर को, कमिश्नर को, या स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर को, तो कौन अपॉइंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, यहाँ पे आपको बताना है, वो हो जाएगा क्या, गवर्नर इसको अपॉइंट करता है। आपको मिल गया। देखिए अब अगर बता दूं, एक मैं ऑप्शनल दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं, तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की, तो यह नियम के अनुसार सही है। अगर बिहार का स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को राज्यपाल अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दूं, तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में यही है, जैसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और की नियुक्ति कौन करता है, देखिए इसमें भी राज्यपाल ही होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड कीजिए ना, बस। चलिए अब देखिए 54 क्वेश्चन पे आते हैं। 54 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हु कैन बी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो सकता है, हु कैन बी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर, ये कौन हो सकता है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है क्या, ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव हो सकता है क्या, ए पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए डी नंबर देखते हैं यहाँ पे, ए पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए क्या बोल रहा है, सांसद हो सकते हैं क्या, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं, विधायक हो सकते हैं क्या, लेजिस्लेटिव के विधायक जो होते हैं, जनजीवन में प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे विज्ञान तकनीकी या प्रबंधन का अनुभव हो। देखिए एक्सपीरियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सब में, वो हो सकते हैं क्या, या मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी से लाभ का पद रखने वाला व्यक्ति, बेनिफिट जो होता है, प्रॉफिट कनेक्टेड विद पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हो सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 54 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो सकता है, पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ में उसको क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए क्या चीज़ का, एक्सपीरियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वो कौन क्या हो सकता है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर हो सकता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये डाउट। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। 55वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 55वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वेयर इज द हेड क्वार्टर। अब देखिए हेड क्वार्टर किसका, ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर सिचुएटेड, पूछ रहा है हेड क्वार्टर इसका बेसिकली कहाँ पे है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, इन प्लेस इन द स्टेट एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कैपिटल या एनी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल या न्यू दिल्ली में। तो कहाँ पे है, इसको आपको बताना है। राज्य सूचना आयुक्त का मुख्यालय कहाँ होता है, तो देखिए राज्य सूचना का आयुक्त का जो मुख्यालय होता है वो आपको कहाँ होता है, मैं आपको बता दूं 55वां का। तो 55वां का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि स्टेट का ही है ना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इन एनी प्लेस इन द स्टेट एज नोटिफाई इन द गैजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर मैं बता दूं राज्य सूचना आयुक्त का मुख्यालय राज्य की राजधानी में, या मतलब मान लीजिए जो सरकार का जो गैजेटेड नोटिफिकेशन जो रहेगा
वो कहीं भी आपको दे सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जिला कहीं भी यहाँ पे दे सकता है, ये आपको गैजेटेड ऑफिशियल गैजेटेड में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 56 में, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखिए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए स्टेट चीफ का इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब क्या बोल रहा है, देखिए 56 का क्या बोल रहा है यहाँ पे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कितने दिन का होता है। टर्म पूछ रहा है आपसे, देखिए कि टर्म जो है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए स्टेट चीफ कमिश्नर, इसका जो टर्म कितने दिन का ये टर्म पे नियुक्त किया जाता है, कितने दिन का इसका टर्म रहता है। अब देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है 56 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 5 ईयर के टेन्योर पे यहाँ पे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये मेंशन इसमें किया जाता है, ठीक है। इंक्लूड मैं कर दिया हूँ। अब मैं अगर एग्जाम्पल एक दे दूँ आपको, यदि किसी का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ, मान लीजिए आज से 1 जनवरी 2025 से किसी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब देखिए शुरू हुआ तो वह 31 दिसंबर 2029 तक या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद पर रह सकता है, ठीक है। अब मैं अगर नीचे आऊँ, देखिए 57 क्वेश्चन देखता हूँ, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिफोर ही इंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस shall take on oath और एफिर्मेशन बिफोर। देखिए एफिर्मेशन बिफोर, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 57 का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर राज्य सूचना आयुक्त शपथ किसके सामने लेता है, बेसिकली यही पूछ रहा है आपसे। ये जो ऑथ लेता है, ये शपथ जो लेता है, ये किसके सामने लेता है, चीफ सेक्रेटरी टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, इसके सामने लेता है क्या भाई। देखिए गवर्नर ओनली, राज्यपाल के सामने लेता है क्या, द गवर्नर और सम अदर पीपुल अपॉइंट इन दैट बिहाफ, ये लेता है क्या, आपको बताना है। चीफ मिनिस्टर के सामने लेता है क्या, आपको बताना है। देखिए अब मैं आपको क्लियर कर दूं, 57 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी हो जाएगा। क्यों अब सी होगा, देखिए द गवर्नर के सामने ये ऑथ लेता है, सम अदर पर्सन अपॉइंट इन दैट बिहाफ, उसके बिहाफ में अगर कोई अपॉइंट है, मतलब ये जैसे मान लीजिए इस पे पहले तो कोई लोग होंगे ना इस पोस्ट पे, जो अब मान लीजिए रिटायर्ड हो रहे हैं या मतलब इसी पोस्ट पे हैं और वो अभी भी मौजूद हैं और न्यू नियुक्ति हो रहा है, न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इनके सामने ये ऑथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपको कर दूँ, पदभार संभालने से पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने लेता है, यह नियुक्त जिसको करेंगे उसके सामने ले सकता है, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल दूं, यदि राज्यपाल उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए राज्यपाल अभी नहीं है, तो राज्यपाल किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकता है, ये भी उनके पास राइट है। तो ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से मैं अगर पूछ लूँ आपसे, तो देखिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ किसके सामने लेता है, इजी क्वेश्चन बताइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, तो अब क्या बोलिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 58 पे, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा हम खींचेंगे इसको। चलिए, द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए 58 जो बोल रहा है यहाँ पे, देखिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते किसके बराबर होते हैं, द सैलरी पैसा जो सैलरी मिलता है, अलाउंस मिलता है, पेबल जो होता है, एंड अदर टर्म एंड कंडीशन सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be the same as election commissioner, shall be the same as that member of state assembly, shall be the same as that of chief secretary of the state government, या shall be the same as the that of governor of the state। अब क्या बोल रहा है, देखिए मैं अगर हिंदी वालों के लिए बता दूं यहाँ पे, तो ये बोल रहा है बेसिकली यही कि एक सेकंड मैं आपको क्लियर करता हूँ, 1 मिनट मेरे को टाइम दीजिएगा। देखिए 58 यही बोल रहा है, 58 क्वेश्चन चुनाव आयुक्त के बराबर होता है, यहाँ पे चुनाव आयुक्त के बराबर होता है क्या भाई, विधानसभा सदस्य के बराबर होता है क्या, बताना है आपको, राज्य मुख्य सचिव के बराबर होता है क्या, यहाँ पे बताइए,
और राज्यपाल के बराबर होता है क्या यहाँ पे बताइए, क्या होगा बताइए 58 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। जो इलेक्शन कमिश्नर के जो मतलब वो लोग होते हैं उसके बराबर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पैसा, सैलरी, अलाउंस जो टर्म कंडीशन है उसके बराबर रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अगर चुनाव आयुक्त का 2.5 लाख वेतन है मिलता है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को भी उतना ही मिलेगा, जितना उसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा। किसको? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनर को उतना ही मिलेगा जितना इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगा। आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं 59 पे। देखिए 59 पे क्या बोल रहा है, द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशनल कमिश्नर शैल बी एज द सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है। देखिए 59 का जो होगा, अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए क्या था, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। देखिए थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक क्वेश्चन से मिसमैच कर जाएगा। देखिए चीफ यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और यहाँ पे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब देखिए कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो 59 का यहाँ पे क्या बोल रहा है, राज्य सूचना आयुक्त, वहाँ पे क्या था, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त था भाई। यहाँ पे क्या है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, और यहाँ पे क्या है, राज्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। देखिए राज्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है, ये आपको क्लियर हो गया ना। यहाँ पे चीफ और स्टेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे राज्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है, जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो वेतन है वो किसके बराबर होता है, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट के बराबर होता है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होता है, या चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है यहाँ पे आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 59 का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे जो होगा चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे क्लियर मेंशन दिया गया है। देखिए अब अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो राज्य सूचना आयुक्त को यहाँ पे जो मिलता है वो किसके बराबर, चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अब मैं अगर नीचे आऊँ तो 60वां क्वेश्चन देखते हैं, हु इज एम्पावर्ड, देखिए एम्पावर्ड टू रिमूव द स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए चीफ मतलब क्या हो रहा है, देखिए आपसे चीफ और स्टेट में कंफ्यूज मत होइएगा भाई। मैं आपसे बता दूं चीफ और स्टेट में कंफ्यूज मत होइएगा। चीफ मतलब जो होता है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और यहाँ पे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त दो चीज़ है। तो यहाँ पे जो होता है हु इज़ एम्पावर्ड टू रिमूव द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर। अब देखिए 60वां जो बोल रहा है यहाँ पे, जो कि यही पूछ रहा है आपसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास है। एम्पावर्ड मतलब पावर्ड जो है रिमूव करने का, किसको किया जाएगा, स्टेट चीफ कमिश्नर को। किसके पास इसका पावर, कौन हटा सकता है इसको, तो इसको जो हटाएगा गवर्नर हटाएगा, चीफ मिनिस्टर हटाएगा, चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट हटाएगा, या प्रेसिडेंट हटाएंगे। तो इसको जो 60वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क्या, गवर्नर ही इसको हटाएंगे, क्योंकि अपॉइंट भी यही करते हैं, ऑथ यही दिलाते हैं, ऑथ बेसिकली यही दिलाते हैं। एक तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो ऑथ कौन दिलाता है इसको, तो ऑथ यही दिलाते हैं। अगर ये नहीं रहते हैं तो इसके बिहाफ पे कौन दिलाता है, अभी हम लोग ऊपर किए हैं, अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं 61वां क्वेश्चन पे, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। अब क्या बोल रहा है 61वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मतलब स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, को राज्यपाल कब नहीं हटा सकता है। ये जो है द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को राज्यपाल कब नहीं हटा सकता है। यहाँ पे बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कैन नॉट बी मतलब कब नहीं हटा सकते, आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेव और गिल्टी इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्प्यूटेड on beginning based on in his duty if adjudged in short यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 61वां का जो मैं आपको बेसिकली क्लियर करता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो 61वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर जो होगा यहाँ पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर क्लियर करूँ तो देखिए यहाँ पे
जो यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है, इफ़ एडजस्ट इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब क्या होता है, जो केवल दिवालिया होता है इसका मतलब, ठीक है, दिवालिया होना, उस पर इसको हटा सकता है, दिवालिया होना, यहाँ पे दिवालिया होना, तो इसको हटा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं 62वां क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक मिनट में यहाँ पे हटाता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 62 देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। आप देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करूँ तो 62 जो बोल रहा है आपको, एक सेकंड मेरे को टाइम दीजिए। देखिए आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा, सेक्शन आवेदन को दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करने के बारे में बताती है। आरटीआई एक्ट एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसफ़र टू द एप्लीकेशन अनदर पब्लिक अथॉरिटी, क्लियर मेंशन किया गया है। सेक्शन 6(1), सेक्शन 7 सब क्लॉज 3, सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 8। अब कौन सा सेक्शन में ये बताया गया है, जो मतलब आरटीआई जो एक्ट है दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा 62 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर जो हो जाएगा, सेक्शन 6(3) यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 62 का जो राइट आंसर यहाँ पे हुआ है सेक्शन 6। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने शिक्षा विभाग की जानकारी के लिए गलती से स्वास्थ्य विभाग को आवेदन भेज दिया, आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए शिक्षा विभाग से कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने गलती से किसको भेज दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट को वो भेज दिया, ठीक है। आरटीआई जो मैंने किया वो हेल्थ डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो स्वास्थ्य विभाग जो है, मतलब जो मैंने गलती जिस डिपार्टमेंट को मैंने भेजा है गलती से बाय मिस्टेक, तो उसको सेक्शन 6(3) के तहत इसे शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं 63वां क्वेश्चन पे। 63वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब टू प्रिफेयर एन अपील टू द फर्स्ट अपील अथॉरिटी फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ द CPIO इज रिसीव्ड। अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए 63 का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जो होते हैं, फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो होते हैं, को अपील के कितने दिनों में करनी होती है। देखिए अगर मैं अभी बताऊँ, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने 1 जनवरी को उत्तर मिला, आपने जो आरटीआई किया था उसका 1 जनवरी को आपको आंसर मिल गया, जवाब मिल गया, तो 31 जनवरी तक आपका प्रथम अपील कर सकते हैं। अब फर्स्ट अपील जो आप करिएगा वो कितने दिन के अंदर करिएगा, 30 दिन के अंदर करिएगा, ठीक है। 63 का जो राइट आंसर होगा 30 दिन के अंदर। जैसे आप 1 जनवरी को आपने इसका आपको जवाब मिल गया, किसके थ्रू, CPI के थ्रू आपको जवाब मिला है, जिसके थ्रू में आरटीआई जो आपने किया उसका जवाब आपको आया किसको, 1 तारीख को, मान लीजिए 1 जनवरी को। आपको अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो इसको अपील का कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, तो 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी को कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एक मैं चीज़ बता दूं, CPIO SPIO से उत्तर मिलने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील करनी होती है। एक बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दिया। देखिए 64वां, देखिए 64वां क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पेरियोडिसिटी प्रिस्क्राइब टू प्रिपेयर ए सेकेंड अपील विद द CPIO फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट। अब देखिए क्या पूछ रहा है 64 का, दूसरी अपील सेकेंड अपील की समय सीमा कितनी होती है। देखिए अब बेसिकली यही पूछा जा रहा है आपसे, सेकेंड अपील की सीमा क्या होती है। फर्स्ट अपील की सीमा मैंने आपको बता दिया 30 दिन का रहता है, तो 30 दिन के अंदर आपको करना रहता है। अब सेकेंड अपील का पूछ रहा है। अब देखिए दूसरी अपील का जो सेकेंड सीमा रहती है वो कितने दिन की रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 64 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। 64 का राइट आंसर बताना है भाई। 64 का बताइए जल्दी। 64 का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। 90 दिन यहाँ पे दिया जाता है, जो कि 64 का है सेकेंड अपील का, ठीक है, जो कि 90 दिन दिया जाता है। अब अगर हम आते हैं यहाँ पे नीचे आएंगे, अब देखिए 65 देखते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट कैन इम्पोज्ड ऑन ए CPIO फॉर एनोविगलिंग, गिविंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलैंडिंग इन्फॉर्मेशन। अब CPIO पे कितना पेनल्टी लगाया जाएगा वो अगर इन्फॉर्मेशन गलत देता है। CPI को गलत इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिसलैंडिंग इन्फॉर्मेशन देने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है CPIO पे भी जुर्माना लगेगा भाई। अब देखिए
आप देखिए 65 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 25,000। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रमाक मतलब मिसलैंडिंग सूचना देने पर अधिकतम 25,000 का जुर्माना हो सकता है। जैसे कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर सही सूचना छुपाता है तो उस पर 25,000 तक जुर्माना लगता है। क्लियर हो गया। अब देखिए 66 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। व्हाट इज द पेनल्टी पर डे टू इम्पोज अगेंस्ट ए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर गिविंग मिसलैंडिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए 66 पूछ रहा है क्या, गलत सूचना देने पर प्रतिदिन का जुर्माना कितना होता है। अगर कोई जो है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो वो पर डे का पूछ रहा है, पर डे का जुर्माना यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। देखिए तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 250 रुपये पर डे यहाँ पे इसको जुर्माना लगेगा। अब जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग कब चलते हैं, 67 पे चलते हैं। सेक्शन 4A स्टेट दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड। अब देखिए क्या पूछ रहा है 67 का, आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41A के अनुसार पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 4A के अंदर यहाँ पे स्टेट दैट पब्लिक अथॉरिटी को इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या पावर मिला है, ये आपसे पूछा जाए। मेंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड ड्यूली कैटेगोराइज्ड इन इंडेक्स computerized record within a reasonable time, make available all computerized record through a network all over the country, all of the above। the right answer क्या होगा, 67 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखिए क्या क्या इसमें सारा चीज़ मेंशन होगा। सारा चीज़ में क्या क्या है मैं आपको कर दूँ एक बार क्लियर। देखिए 4 का एक कहता है कि सेक्शन जो 41A जो है कहता है कि सभी रिकॉर्ड को सूचीबद्ध करना, कंप्यूटराइज करना और नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराना ही इन सेक्शन का मेन काम है। जैसे अगर कोई सरकारी विभाग अपने सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड कर देता है तो यह सेक्शन 41A के तहत सही है, ठीक है। अब देखते हैं 68 पे चलेंगे। द स्टेट द नेम ऑफ द कोर्ट विच शैल इंटर्न्ड इन द सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर RTI। देखिए सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा, नो कोर्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे बताना है आपको। देखिए यहाँ पे 68 जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है पहले ये समझिए। RTI एक्ट के तहत किसी अदालत में मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता है, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है 68। तो 68 का पहले मैं आपको राइट आंसर देता हूँ, नो कोर्ट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे मेंशन किया गया है तो नो हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया था LDC IPO 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। 68 एक बेसिकली समझाता हूँ। RTI एक्ट में स्पष्ट है कि सूचना के लिए किसी भी अदालत में आप सूचना के लिए कि कहीं भी कोई भी कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है। केवल अपीलीय जो अथॉरिटी होती है या सूचना आयोग के पास ही जाना होगा आपको। अपीलीय अथॉरिटी CPIO हो गया, जो कि उसके पास ही आपको जाना होगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। अगर मान लीजिए एग्जांपल, अगर आपका RTI आवेदन खारिज हो गया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप हाई कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते। इसके लिए बेसिकली यही बताया जा रहा है, तो इसमें नो कोर्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 69 पे। 69 करेंगे। Who can amend the schedule by including or omitting any other intelligence or security organization established by the central government gazette notification under section 24 of RTI एक्ट। अब देखिए क्या पूछ रहा है 69 का, RTI एक्ट की सेक्शन 24 के तहत खुफिया यहाँ पे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, खुफिया सुरक्षा संगठनों की सूचना में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है। इसको जो चेंज कौन कर सकता है, इसको चेंज कौन कर सकता है, ये जो पूरा है इसको चेंज कौन कर सकता है, किसके पास ये पावर है। तो देखिए प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो 69 का जो राइट आंसर होगा कौन होगा, सी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो कर सकता है। देखिए सेक्शन 24 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह खुफिया एजेंसी को RTI से बाहर रखने के लिए सूची में बदलाव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी तो वैकेंसी भी आया है तो इस पर आप अप्लाई कीजिए जाके। उसके देखिए एग्जाम्पल जो है RAW रॉ या IB जैसी एजेंसी को RTI से बाहर रखने का फैसला केंद्र सरकार कर सकती है, उन पे डिपेंड करता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन और वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट शुड बी
प्रोवाइडिंग विद इन, अब देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में सूचना कितनों दिनों में देनी होती है। मानव अधिकार का जो राइट, ह्यूमन राइट के जो वो होता है सूचना, उसको कितने दिन में देना होता है, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 70 का जो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 45 दिन के अंदर आपको देना होता है। क्यों, देखिए मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट जो है, उल्लंघन से संबंधित जानकारी 30 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर यहाँ पे आपको देना होता है, जो कि यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, हु विल बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशनर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशनर सो एज टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देख इम्प्लीमेंटेशन टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द ईयर। आप देखिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, CBIO, SPIO या सेंट्रल स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आप समझिए, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचना कौन देगा। बेसिकली सिंपल सा यही पूछना है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग द ईयर। ये जो पूछ रहा है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचना कौन देगा, देखिए ये जो सूचना देगा 71 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 72वां क्वेश्चन देखते हैं, state the date fix for uploading the final return of the annual report in the RTI annual report information system। अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे 72 का, RTI वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि क्या होती है। जो ये रिपोर्ट होता है वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, उसका अपलोड करने के लिए वेबसाइट जो होता है उस पर अपलोड करने के लिए लास्ट डेट क्या होता है, 31 मार्च, 15 अप्रैल, 13 अप्रैल और 13 जून। अब देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। 72 का जो राइट आंसर होगा ये 15 अप्रैल तक इसको अपलोड कर देना चाहिए, डेडलाइन डेट है, इससे अपील मतलब अपलोड कर देना चाहिए। अब जैसे हर साल 15 अप्रैल RTI वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करनी है। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी विभाग ने 5 मई को रिपोर्ट अपलोड की है तो यह देर से मानी जाएगी, 5 मई नहीं, 5 जून को अपलोड किया तो देर से मानी जाएगी, तो ये लेट है। अगर हम यहाँ पे नीचे आए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट। हु विल बी प्रिपेयर प्रोग्राम अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइन एट रेगुलर इंटरवल अबाउट RTI एक्ट। अब क्या पूछता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सब एग्जाम में आएंगे। RTI एक्ट पर दिशा निर्देश गाइडलाइन बनाने और प्रकाशित करने का कार्य किसका है। कौन RTI रूल बना सकता है, कौन RTI रूल में कुछ कानून डाल सकता है, कुछ एजेंसी डाल सकता है, उस एजेंसी का आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, कौन उसको मॉडिफाई गाइडलाइन वगैरह कौन उसको रेगुलेट करता है। बेसिकली यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यही है आपका 73 का। ठीक है, 73 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, यह मैं आपको बताता हूँ, उचित सरकार। देखिए RTI एक्ट पर समय समय पर दिशा निर्देश जो मतलब गाइडलाइंस जो होता है वो केंद्र और राज्य सूचना आयोग जारी ये बिल्कुल नहीं करता, कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं आपको बताना है आपको। देखिए चलिए, कुछ अगर अपडेटिंग नहीं होगा तो अपडेट कर सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन अगर अपडेट नहीं होगा तो उसको अभी का इन्फॉर्मेशन जान के आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, 74 देखते हैं, RTI वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका इस बार जो आएगा यहाँ पे AO में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, AO में ये क्वेश्चन आएगा, NS में ये क्वेश्चन अभी ये आएगा, आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब देखिए RTI वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग। देखिए क्या पूछ रहा है 74 का आपसे क्या पूछ रहा है, RTI वीक हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको याद नहीं होगा क्या। RTI वीक जो है हर साल आपको 74 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 74 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच RTI वीक हम लोग मनाते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया CRE में आने वाला है। चलिए अब आगे हम देखते हैं 75वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए व्हाट इज़ द ग्रांट प्रोवाइडेड टू ATIS फॉर इनोवेशन अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम। अब देखिए 75 का क्या पूछ रहा है, RTI का जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अधिकतम अनुदान कितना होता है। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, यही पूछ रहा है ना, अनुदान पूछ रहा है।
जो RTI के जागरूकता मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जो होता है उस पर जो कितना अमाउंट उसका वो रहता है, अनुदान रहता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्या होता है बताइए। अब देखिए 75 हम लोग करते हैं यहाँ पे, 75 देखते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 4 लाख रुपया अवेयरनेस के लिए, प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 देखते हैं, स्टेट द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड टू SIC फॉर टेकिंग अप वेरियस एक्टिविटी ड्यूरिंग RTI वीक सेलिब्रेशन। RTI वीक कब होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको अभी क्लियर करा है आपको। चलिए, तो अब क्या पूछ रहा है, देखिए 76 क्या पूछ रहा है, RTI वीक के दौरान गतिविधियों के लिए राज्य सूचना आयोग को कितना फंड मिलता है। RTI जो होता है, RTI वीक जो होता है, उसमें जो गतिविधि होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ जो होती है, उसमें कितना फंड आपको जो राज्य मतलब राज्य के जो सूचना आयुक्त होते हैं, कौन होते हैं, सूचना आयुक्त जो होते हैं, स्टेट द क्वांटम जो होते हैं, राज्य के सूचना आयोग जो होते हैं, कितना फंड मिलता है आपको बताना है। 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख तो बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 3 लाख यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे देता है। 77 देखते हैं, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू ATIs पर वर्कशॉप सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड ऑन RTI रिलेटेड थीम। आप देखिए बेसिकली ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए क्या बोला है 77 यहाँ पे आपको, 77 बस यही पूछ रहा है आपसे, जो RTI जो है वर्कशॉप सेमिनार के लिए प्रति आयोजन अधिकतम कितना फंड मिलता है या कितना फंड देता है। अब देखिए कितना फंड देता है, 77 को देख लेते हैं हम लोग। 77 का जो होगा 1 लाख यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि 1 लाख है। अब आते हैं यहाँ पे नीचे आएंगे और 79 क्वेश्चन देखेंगे। 79 सेक्शन 3 ऑफ RTI एक्ट स्टेट दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू। अब देखिए 79 क्या पूछ रहा है, 79 यही पूछ रहा है आपसे, जो कि 79 RTI एक्ट की सेक्शन 3 के अनुसार नागरिकों का अधिकार क्या है, नागरिक का अधिकार ही क्या है, वेब से पूछा जा रहा है। द प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट डिस्कैरेक्टेशन ऑफ द PIO या कन्वेंशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी नन ऑफ द एबव। 79 जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपको बताना है, तो 79 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, द प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 80 क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ DRP इन ए ईयर। अब ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो भाई कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, यहाँ पे DRP का ट्रेनिंग का मिनिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे, तो ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है आपको बताना है। 80 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी हो जाएगा, 3 days एंड एटलीस्ट 2 night यहाँ पे दिया गया है DRP का जो ट्रेनिंग होता है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे और देखेंगे अलग क्वेश्चन। 81 देखते हैं, 81 क्या पूछ रहा है, DRP जो होते हैं, DRP जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, DRP को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। DRP का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 80 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 80वां क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड फॉर ईच DRP पर डे। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जो होते हैं, 81वां मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जो होते हैं के परीक्षण के दौरान प्रतिदिन वित्तीय सहायता कितनी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसको DRP को कितना मिलता है, क्या मिलता है, जो कि प्रतिदिन वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंट जो मिलता है वो कितना मिलता है, 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000, कितना मिलता है बताइए। 81 का बताइए। 81 का जो राइट आंसर होगा क्या मिलेगा, 2000 रुपये इसको पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग पे मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मदद यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए 82 देखते हैं, 82 क्या बोल रहा है, CPIO SPIO जो कि और AA CPIO SPIO AA एंड स्टाफ ऑफ स्टेट सेंट्रल ऑफिस। देखिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होता है इसका क्या होता है, ये पूछा गया आपसे बेसिकली। CPIO SPIO AA और सरकारी स्टाफ के प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो क्या होता है। CPIO का ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है आपको मालूम है क्या, SPIO का ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है मालूम है क्या, AA जो है उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है मालूम है क्या, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, क्या होता है बताइए। 82 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन क्या होगा, तो यहाँ पे जो 82 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दिन के लिए इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। 83वां क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट पर डे एडमिसिबल टू ईच पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग CPIO SPIO और AAS।
अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 83 का जो पूछ रहा है यहाँ पे CPIO, SPIO और AAO के परीक्षण में प्रतिभागी वित्तीय सहायता कितनी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, क्लियर करूं 83 का, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पर डिस्ट्रिक्ट विल ट्रेन इन ईयर। अब देखिए DRP जो होते हैं, अब देखिए 84 है ना, यहाँ पे एक सेकंड में क्लियर करूँ, 84 क्वेश्चन जो है, प्रति जिला कितने DRP को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिकली यही क्वेश्चन, 2, 3, 5, 10, अब कितना लोग को दिया जाता है ये बताइए आप जल्दी। देखिए 1 मिनट बताइए आप, 1 मिनट बताइए। 84 का यहाँ पे 84 का जो होगा 3 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग क्लियर करेंगे। स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ RTI नोडल ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन ईच ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय ATS। 10, 20, 25, 50, यहाँ पे जो 85वां क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक परीक्षण कार्यक्रम में न्यूनतम कितने RTI नोडल अधिकारी भाग लेंगे। तो यहाँ पे जो 85 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे C हो जाएगा 25। यहाँ पे 86 देखते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग टू नोडल ऑफिसर ऑफ स्टेट पब्लिक अथॉरिटी। 86 बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, क्या बोल रहा है, राज्य पब्लिक अथॉरिटी के नोडल अधिकारी का प्रशिक्षण कितने दिन का होता है। यहाँ पे प्रशिक्षण का टाइमिंग आपसे पूछा गया है। 86 का जो होगा यहाँ पे 1 दिन का ही होता है। 87 आता है, व्हाट डज EIPO डोनेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए 87 देखते हैं यहाँ पे, EIPO का पूरा नाम क्या है। अब पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, बताइए अब फुल फॉर्म बताइए इसका। 87 का जो फुल फॉर्म होगा C होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होगा, EIPO का जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, EIPO वाज लॉन्च्ड, ये कब लॉन्च हुआ था ये भी बताइए जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर कब लॉन्च हुआ था, 88 का बताइए। 88 का 22/3/2013 को ये लॉन्च हो गया था। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब आगे 89 देखिए, हु शैल बी अपॉइंट एज ए सेक्रेटरीट टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 89 का जो राइट आंसर होगा B हो जाएगा, एन ऑफिसर नॉट बेलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे आते हैं, हाउ मेनी डेज नोटिस इन इज टू बी गिवन टू द अप्लिएंट ऑफ और प्रेजेंस बिफोर द कमीशन। 90 का जो बोल रहा है आपसे, देखिए 90 क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं, 90वां क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आयोग में सुनवाई के लिए अप्लीकेंट जो है, अपील करता जो है, कितने दिन पहले नोटिस भेजता है। बेसिकली यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 7 दिन पहले वो नोटिस भेज देता है। बिना 91 देखते हैं, इन नोटिस बाय द कमीशन टू डिसाइड ऑन एन अपील कैन बी सर्व। अब क्या बोल रहा है 91 का, देखिए 91 का जो बोल रहा है, आयोग द्वारा नोटिस कैसे भेजा जा सकता है, तो ये कैसे भेजा जाएगा 91 का बताना है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव बाय द पार्टी इटसेल्फ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेज ड्यू बाय हैंड डिलीवरी थ्रू प्रोसेस सर्वर। देखिए 92 क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड अपील ऑन इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू ए पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी शुड बी डिसाइडेड बाय इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है 92 क्वेश्चन, जो कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामले में दूसरी अपील कितने समय में निपटनी चाहिए। अब देखिए एक अपील तो ये जो लिबर्टी वाला था, लिबर्टी शुड डिसाइड, यहाँ पे पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी था, तो इसको 48 आवर के अंदर जवाब देना रहता था। लेकिन यहीं पे अगर सेकंड अपील के लिए हो तो उसको कितने दिन में जवाब देना है, कितना टाइम लेना चाहिए, कितना टाइम मिलता है, ये आपको बताना है। देखिए 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नो लिमिट टाइम यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 92 का, मे भी 92 का, एक सेकंड मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। 92 का एक सेकंड, 92 का D होगा, एक सेकंड, हाँ मे भी ये विद इन 48 आवर हो सकता है, क्योंकि लिबर्टी का है तो विद इन 48 आवर हो सकता है। इसमें मैं कन्फ्यूजन में हूँ, एक बार ये आप चेक कर लीजिएगा। 93 देखिए, व्हाट इज द बेसिक सब्जेक्ट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। 93 का देख लेते हैं, बेसिक सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तीनों हो जाएगा, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंटेंट करप्शन टू इनहांस पीपल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये वगैरह वगैरह। अब ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला भाई। 94 द हु इज द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कौन है। 94 का देख लेते हैं, पब्लिक अथॉरिटी आपको बताना है, तो ये जो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर, ऑल अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड मेड बाय पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द नोटिस ऑफ द इशू बाय द स्टेट, ये वगैरह वगैरह वाला क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। मैं जो एकदम बता रहा हूँ ना भाई, एक तरह रट कर जाओ, ये हो जाएगा। ठीक है, डिमीड रिफ्यूज अंडर द RTI एक्ट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए 95 जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, देखिए
डिमिड रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिमिड रिफ्यूज़ समय पर सूचना न देना, पहली अपील न सुनना, आवेदन द्वारा फीस न देना, एपीआई द्वारा आवेदन न लेना, यही वगैरह वगैरह यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? 95 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। ए फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बाई पीआईओ विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब समय पर सूचना न देना ही डिमिड रिफ्यूज़ माना जाता है, यहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए 96 देखते हैं। द वेब पोर्टल डिजाइंड फॉर द इंडियन सिटीजन फॉर टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन एंड फर्स्ट अपील ऑनलाइन इज। अब वेबसाइट पूछ रहा है आरटीआई का कौन सा वेबसाइट है, तो आरटीआई का जो वेबसाइट है भाई देखिए 96 का देखते हैं यहाँ पे www.rtionline.gov.in। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा gov.in है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आरटीआई ऑनलाइन है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे मालूम आपको होना चाहिए। अब आते हैं 97। द स्टेट द लैंग्वेज स्पेसिफाई इन विच एप्लीकेशन इज टू मेड टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के अंदर देखिए संविधान में आरटीआई आवेदन किस भाषा में किया जा सकता है, लैंग्वेज आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो 97 का जो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया ओनली, इंग्लिश ओनली और हिंदी ओनली, तो इस सब में आप कर सकते हो बेसिकली। देखिए आरटीआई आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या राजकीय आधिकारिक भाषा में किया जा सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 98 पे आते हैं। 98 के पूछ रहा है देखिए एक ही पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ को आवेदन ट्रांसफर करने की समय सीमा क्या है? देखिए व्हाट इज द टाइम पीरियड फिक्स टू ट्रांसफर एप्लीकेशन फ्रॉम वन पीआईओ टू कंसर्न पीआईओ विद इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी। अब देखिए 98 जो पूछ रहा है उसका राइट आंसर आपको बता देना है। तो 98 का जो राइट आंसर वो क्या होगा? विद इन द सेम डे यहाँ पे बेसिकली देना है। उसके बाद हम आते हैं 99 यहाँ पे हम लोग 100 ही क्वेश्चन करेंगे, आज भी 50 ही करेंगे क्योंकि कुछ कारणवश हम लोग को अभी कट करना पड़ेगा, 100 ही करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और लाएंगे और पूरा मतलब कम से कम कंप्लीट करके इसको आरटीआई को ख़त्म करेंगे। तो 99 व्हाट आर द एड्रेस ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट कंटेनिंग सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द राइट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए 99 क्या पूछ रहा है आपसे? आरटीआई से जुड़ी मुख्य वेबसाइट कौन सी है? तो देखिए मुख्य वेबसाइट जो है 99 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द वेब। सब ये जो है सारा ये है, ठीक है, आप देख सकते हो। फंड द डेट ऑन विच द आरटीआई एक्ट वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए 100वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, देखिए 100 का जो है यहाँ पे 21/1/2005 होगा, 21/4/2005 होगा, 21/6/2005 होगा, 21/10/2005 होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 21/6/2005 को जो होगा फाइंड द डेट ऑन विच आरटीआई एक्ट वाज पब्लिश इन गैजेट ऑफ इंडिया। 21/6/2005 को ये आ चुका था। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ। मेंशन द ईयर विच द आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड। इनेक्टेड कब हुआ था ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताइए। और आगे का वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये मतलब सारे क्वेश्चन को आप रिमेंबर कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेसिकली मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हिंदी में मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन सारा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक बार भाई, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगेगा और मैं डालूंगा। और इसका भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पर्सनली आपको मैसेज भी कर दूंगा और टेलीग्राम में पिन भी करके वहाँ पे रख दूंगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना है या टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर देना है, तो आपको ये पीडीएफ पक्का मिल जाएगा। आप विश्वास रखें। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर इसका फीडबैक मुझे दें, क्योंकि ये आपका एक फीडबैक मुझे मोटिवेशन देता है और उससे मैं वीडियो बना पाता हूँ, ताकि मैं भी अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे आपको बेनिफिट हो। क्योंकि विदाउट बेनिफिट मतलब आप वीडियो देखिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ नहीं मिलेगा तो आप मेरा वीडियो क्यों देखिएगा, बेसिकली यही बात है। तो नॉलेजेबल चीज़ अगर आपको मिल रहा है, कुछ आपसे आप इस वीडियो से आप ले पा रहे हो, नॉलेज ले पा रहे हो, एग्जाम में आप अच्छा कर पा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, मुझे भी खुशी मिलेगा। तो ज़रूर एक बार मुझे फीडबैक दें ताकि मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं आपके पास और इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक क्या चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।